बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर व आफियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ रिगार्डिंग ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी की फर्स्ट जो 5 ब्रांचेस हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है, उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए एक और टर्म भी हमारे पास यूज़ होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो एक ही चीज़ के हमारे पास 2 नाम मौजूद हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमारा मेन फोकस क्या होगा, हमने किस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मेरे बेटा देखें, इस टर्म के अंदर हमारे पास बायोलॉजी टर्म आ रही है। बायोलॉजी हमें पहले स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मीन स्टडी करना। तो लाइफ की किस फैक्टर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस लाइफ एस्पेक्ट को हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। तो दूसरी टर्म, जो स्टार्टिंग टर्म हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर जो वर्ड हमारे पास है वो आ रहा है मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी केमिकल स्पीशीज जो लाइफ बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कवर करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। सवाल ये पैदा होता है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। बेटा, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके होंगे कि किसी भी मैटर का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट इज़ एटम। और एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो जो स्टेबल यूनिट बनाते हैं, उस स्टेबल यूनिट को नाम दिया जाता है मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल, बहुत से मॉलिक्यूल से आप लोग फेमिलियर होंगे केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने जो टर्म्स पढ़ चुके हैं, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, वाटर के बारे में पढ़ा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उनकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए उनके मेजर जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं उनमें ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास है, मीथेन हमारे पास आ जाती है, जो मेन हमारे घरों के अंदर फ्यूल के तौर पे नेचुरल गैस का कंपोनेंट हमारे पास है मीथेन। क्या अब ये सारे मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं? जी नहीं। जैसे कि मीथेन की अगर हम लोग बात करें, मीथेन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की बात करें, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ का, उनके लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को मेंटेन करने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में इन्वॉल्व हैं, उन सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या हम लोग उसको नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम ज़रा एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। अगर हम हेड टू टो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, हम अपने नेल्स को देखें, हेयर्स को देखें, अपने ब्लड को देखें, अपने गोश्त को देखें, जो बॉडी के अंदर हमारे पास मसल्स मौजूद हैं, उनका जो मेन कंपोनेंट हमारे पास है दैट इज़ प्रोटीन। हम कहते हैं हम गोश्त खा रहे हैं, इट्स मीन हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल की क्लास हमारे पास है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर चिकनाई वाली चीज़ें हम लोग जितनी खाते हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं, फैट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेजर 2 टाइप्स के हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो हमारे पास है आरएनए, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मेजर हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल हम लोगों ने स्टडी करने हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं।
इन सारे हम लोग इन्हें ले कहाँ से रहे हैं, इनकी बॉडी के अंदर यूज़ क्या है, किस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं, वो सारी वर्किंग, इनके सोर्सेज, फंक्शन, सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, या हम लोग इसको स्टडी करते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए हमारा पूरा एक आगे चैप्टर भी मौजूद है इस बुक के अंदर, तो वहाँ पे जाके हम डिटेल इन कंपाउंड्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, बायोमोलिक्यूल की स्टडी के साथ साथ ना हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर 2-3 एक और एस्पेक्ट्स भी हम लोग स्टडी करते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग बायोमोलिक्यूल के अलावा हम लोग जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस हैं जो रिलेट कर रहे हैं इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ। अब सिर्फ एक एग्जांपल को लेके चलते हैं मेरे बेटा, ये बायोमोलिक्यूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं एक एग्जांपल को लेके चल रही हूँ, ग्लूकोज, जो वन ऑफ एग्जांपल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज हमारी बॉडी का फ्यूल है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है दिन भर के कामों के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे आप एग्जांपल जिनमें रख लेंगे कि हमारे पास एक बाइक है, बाइक के अंदर जो पेट्रोल है वो उसका फ्यूल है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना तो बाइक हमारे पास जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। सेम लाइक ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी के नहीं मिलेगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस के अंदर जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम तो एक तो स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, सोर्सेस को, फंक्शंस को, और उसके साथ साथ बायोमोलिक्यूल जिन जिन लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको हम लोग जो है ना वो स्टडी करने के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिसका एक और मेन स्कोप हमारे पास आता है, दैट इज़ ड्रग डेवलपमेंट, मेडिसिन्स बनाना। मैं सिर्फ एक कंपाउंड का आपके सामने नाम लेती हूँ, दैट इज़ इंसुलिन। क्या आप लोग वाकिफ़ हैं इंसुलिन के फंक्शन से? इंसुलिन बेटा बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। इसका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है ना, उस ग्लूकोज लेवल को जो कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की है। जब हमें ग्लूकोज के एक प्रॉपर फंक्शन समझ आ जाएगा, किस तरह से ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, किस तरह से आगे जाके हमारी खून का हिस्सा बन रहा है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन रहा है, इंसुलिन किस तरह से काम कर रहा है। अगर किसी भी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आर्टिफिशली इंसुलिन को आज पॉसिबल है कि उसको हम लोग मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करके इंसुलिन को लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तैयार किया जाता है और इंजेक्शन के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर उसको भेजा जाता है। तो इंसुलिन को हम लोगों ने आर्टिफिशली लैब के अंदर जो है ना हमने तैयार कर लिए। अब हमने कैसे तैयार की, हमने सबसे पहले जो नेचुरल इंसुलिन थी हमारी बॉडी के अंदर उसका फंक्शन समझा कि इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल करती है। उस फंक्शन को, उस वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हुए इंसुलिन हम लोगों ने उसके कुछ सेल एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरिया के अंदर डाले गए और फिर उसको इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो तैयार किया गया। फिर उसके बाद उसको मार्केट के अंदर सेल के लिए जो है ना वो रिलीज़ कर दिया गया। तो हम लोग किसी भी बायोमोलिक्यूल की वर्किंग को समझते हुए हम उससे रेलेवेंट ड्रग्स आसानी से जो है वो बना सकते हैं, जो हमारे लिए, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट ब्रांच बेटा हमारे पास है, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंदर 2 टर्म्स बेसिकली हमारे पास आ रही हैं। फर्स्ट वन एम्ब्रियो, देन लॉजी। अगर हम लोग बात करें ना, जितने भी हमारे पास आ जाते हैं कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स? कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं उनको हम लोग नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। जितनी भी हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो भी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट करने के लिए बनाते हैं सेक्स ऑर्गन। और 2 तरह के सेक्स ऑर्गन हमारे पास आते हैं, वन इज़ मेल सेक्स ऑर्गन एंड द अदर आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जो मेल ऑर्गन है, वो जो सेल हमारे पास बना रहे हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, स्पर्म का नाम देते हैं,
और जो फीमेल के हमारे पास आगे से सेल्स बन रहे फीमेल बॉडी के अंदर, उसको हम लोग नाम देते हैं एग सेल का नाम देते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ये दोनों हमारे पास सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं, उसको नाम दिया जाता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? फर्स्ट सिंगल सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, इसी जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है। और कौन सी डिवीजन हमारे पास होती है? जाइगोट के अंदर जो डिवीजन हमारे पास स्टार्ट होती है, उस डिवीजन को नाम दिया जाता है माइटोसिस। पहले 1 से 2, 2 से 4, इसी हिसाब से रिपीटेड डिवीजन्स हमारे पास होती जाती हैं और हमारे पास एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है। उस बॉल ऑफ सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो का। और जब एम्ब्रियो के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट हमारे पास होती है तो एम्ब्रियो चेंज हो जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक आपके पास ह्यूमन बीइंग या प्लांट, कोई भी हम उसको नाम चाहे हम आपके पास दे सकते हैं। अब ये जो पूरी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने की हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस की स्टडी को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का प्रोसेस किस में डेवलप उसने होना है? टू होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस डेवलपमेंट को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ एनिमल किंगडम के लिए स्टडी की जाती है? नहीं, एम्ब्रियोलॉजी हम प्लांट्स के लिए भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स के लिए भी स्टडी करते हैं। प्लांट्स में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर हमारे पास, प्लांट की बॉडी के अंदर भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल बना रहे हैं स्पर्म, फीमेल की बॉडी बनाती हैं एग सेल, दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से हमारे पास बनता है सीड, और फिर जो सीड है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास। अब एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? इसका हमें फ़ायदा क्या है? बेटा एम्ब्रियोलॉजी जब हम लोग पूरा मैकेनिज्म हम समझते हैं ना, किस तरह से जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से किस तरह से इंडिविजुअल बनता है, जब इस पूरे प्रोसेस का हमें आइडिया होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, जितने भी हमारे पास आते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, जो पैदाइशी बच्चों के अंदर मसले मसाइल होते हैं, उसका हमें आइडिया हो जाता है अर्ली स्टेज के बाद। फिर उसका हमें ट्रीटमेंट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार सुनते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी हमारे पास जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड में बेसिकली क्या चेक किया जाता है कि आया कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ सही तरह से हो रही है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट सही तरह से हो रही है, और जो उसकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल है, या जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो आया कि नॉर्मल है या उनके अंदर कोई मसला है। फिर उससे हमें आइडिया हो जाता है कि आया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल है, जो बेबी बन रहा है उसकी ग्रोथ नॉर्मल है नहीं है। फिर उस हिसाब से डॉक्टर्स हमें सजेस्ट आगे फर्दर ट्रीटमेंट जो भी प्रोसीजर्स उनका हों, अगर उन्हें लगे कोई एबनॉर्मेलिटी है फिर हमें वो प्रोसीजर आगे फर्दर सजेस्ट करते हैं कि किस तरफ हमें जो है वो जाना चाहिए। तो एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास क्या आ गई? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की जो आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस है, एम्ब्रियो से पूरा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस की स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास जो पहले 4 लफ्ज़ हैं वही सारी उसकी हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। तो स्टार्ट में हमारे पास वर्ड आ रहा है जीन। जीन क्या होता है? जीन के अगर हम लोग सिंपलेस्ट डिफाइन अगर हम लोग करें ना, जीन मेरा बेटा हमारे पास है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो हमारी विरासती मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने की जो ज़िम्मेदारी है ना, जो उस यूनिट कैरी कर रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो भी इनहेरिटेड की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस यूनिट को हम लोग नाम देते हैं जीन का नाम देते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मेरा बेटा कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि वालदैन की जो खुसूसियात है, वालदैन की बॉडी स्ट्रक्चर की जो मालूमात है, वो वालदैन से जो अगली नस्ल में मुंतकिल होने का प्रोसेस है ना हमारे बेटा, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इनहेरिटेंस। और जो ट्रांसफ़र कराने के लिए जो यूनिट हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। जेनेटिक्स पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है? सबसे पहले जो जेनेटिक पढ़ने का हमें बेटा फ़ायदा है ना, वो हमारे पास हमें आइडिया हो जाता है कि जेनेटिक डिफ़ेक्ट्स के काजेस क्या है। जेनेटिक डिफ़ेक्ट्स ऐसी बीमारियां जो वालदैन के अंदर ही मौजूद होती हैं, जिनकी जीन्स, और फिर वो अगली नस्ल के अंदर भी ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके वालदैन में से किसी एक की आई साइट वीक है, तो आगे बच्चों की भी आई साइट जो है वो वीक होती है। वालदैन में से कोई कलर ब्लाइंड है, किसी को थैलेसीमिया का मसला है, किसी को हीमोफीलिया का मसला है, तो वो अगली नस्ल के अंदर भी ट्रांसफ़र होता है। जब हमें पता होगा कि वालदैन के अंदर, जब उनका जेनेटिक मेकअप का हमें आइडिया होगा कि वालदैन के अंदर ये मसला मौजूद है, तो फिर उन जेनेटिक डिफ़ेक्ट्स को क्योर करना, उनका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जेनेटिक्स का जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास मेरा बेटा आता है ना, उससे हम लोग बेटर वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स की और एनिमल की। जैसे मिसाल के तौर पर हम ऐसी मुर्गियाँ बना सकते हैं जो अंडे बड़े देती हों, ज़्यादा देती हों। ऐसी गायें भैंसें तैयार कर सकते हैं जो हमें दूध ज़्यादा दे रही हो, हमें गोश्त ज़्यादा दे रही हो। जैसे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन गाय बहुत मशहूर है कि उसका दूध बहुत अच्छा होता है, गोश्त के हवाले से जो है वो कुछ हमारे पास जानवरों की नस्लें जो हैं वो मशहूर होती हैं। तो वो हम लोग सारे कैरेक्टर अपनी मर्ज़ी से कैसे डेवलप करते हैं? जब हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीन के बारे में आइडिया, उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज करके हम अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप करके बेटर वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास मेरा बेटा आती है ना, दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। What is paleontology? Paleontology is the study of fossils. बात आती है fossils क्या है? fossils मेरा बेटा आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, प्लांट मर गए या एनिमल मर गए, उनकी जो बाकियात होती है, उनकी जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं fossils का। तो fossils क्या हो गए? remains of dead plants and animal। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई पौधा मर गया, वो ज़मीन के अंदर दफन हो गया, प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो ऑर्गेनिज्म गलना सड़ना स्टार्ट हो गया। उस ऑर्गेनिज्म की जो भी बाकियात ज़मीन के अंदर बच जाती हैं, उसके जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स हो गए या उसकी जो बची हुई कार्बन थी, उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं उस ऑर्गेनिज्म की एज का। फिर हमें फॉसिल से आइडिया हो जाता है कि जिस हम प्लांट या एनिमल की हम लोग बात कर रहे हैं वो कितने साल पुराना है, कितने 100 साल पुराना है या कितने हज़ार साल हमारे पास पुराना है। इसके अलावा जब हमें पैलेंटोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो हमें आपके पास वहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि जितने भी हमारे पास फॉसिल्स हैं ना, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है, फॉसिल से हमारे पास बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। मीन्स डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से हमारे पास बन रही है पेट्रोलियम, बन रहा है नेचुरल गैस बनती है, और हमारे पास कोल की फॉर्मेशन होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितने भी हमारे पास जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, पेट्रोलियम या इस तरह के जो ज़ख़ायर हैं, वो जो अरब कंट्रीज़ हैं, शाम, ईरान, इराक़, यमन, इन इलाक़ों के अंदर मौजूद हैं। बेटा अगर आप लोग थोड़ी बहुत कुरानिक हिस्ट्री से वाकिफ़ हों, इस्लामिक हिस्ट्री से वाकिफ़ हों, तो आपने अक्सर कुरान पाक की आयत के अंदर भी हमें इस बात का पता चलता है कि उन कौमों के ऊपर अज़ाब बहुत आए थे, और अज़ाब इस तरह से आए थे कि अल्लाह ताला ने कोई ये भी वाक़यात मिलते हैं कि एक पहाड़ को उठा के उस बस्ती के ऊपर जो है वो उनको नीचे उस पहाड़ के नीचे कुचल दिया। जितने भी पौधे थे, जानवर थे, वो उस पहाड़ के नीचे दब गए। तो एक हम रीज़न ये भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अज़ाब ज़्यादा है, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे इंसान पहाड़ों के नीचे, ज़मीन के नीचे दब गए। अब इतना टाइम गुजरने के बाद उन ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन हुई, और जब भी फॉसिल्स की डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास बनते हैं।
इसलिए उन इलाकों के अंदर हमारे पास जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर हम लोग आज के लेक्चर की लास्ट ब्रांच अगर हम लोग देखें ना बेटा, वो हमारे पास है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी के अंदर हमारे पास जो मेन टर्म हमारे पास आती है ना, दैट इज़ टेक्सन। टेक्सन हमारे पास कहते हैं ग्रुप को। अब अल्लाह ताला ने इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर वास्ट वैरायटी बनाई है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, हर तरह की मखलूक की अगर हम लोग बात करें तो इतनी वास्ट वैरायटी को इंडिविजुअली स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उन सब ग्रुप्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेक्सन का नाम देते हैं। तो अब जो टेक्सन की स्टडी हमारे पास है ना, ग्रुप्स की स्टडी हमारे पास है, उसको हम लोग नाम देते हैं टेक्सोनमी का। तो टेक्सोनमी का जो मेन हमारे पास फोकस आता है ना, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन मीन ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुपिंग की गई है, जो क्लासेस बनाई गई हैं। जैसे हम स्कूल के अंदर ग्रुप बना देते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको हम ए ग्रुप के अंदर, तो थोड़े वीक कौन से हों, बी, सी, इसी हिसाब से हम डिफरेंट उनके सेक्शंस जो है ना वो बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की गई, किस बेस पे ऑर्गेनिज्म की क्लासेस बनाएंगे, ग्रुप्स बनाई गई, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आपस में ज़्यादा सेम थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिनके उनसे डिफरेंट थे उनको दूसरे ग्रुप के अंदर रखा गया, इसी हिसाब से। और साथ हम लोग टेक्सोनमी के अंदर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को, कि साइंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए। और आम नाम नहीं है, कौन से नाम हमारे पास हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए हैं, साइंटिफिक नेम्स हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए। तो टेक्सोनमी में मेन हमारा फोकस क्या है, टेक्सन की स्टडी। टेक्सन क्या है, वो ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। तो टेक्सोनमी का मेन फोकस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेक्सोनमी का नाम देते हैं। तो अपनी टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर हमारे पास इस चीज़ के हवाले से क्या क्या उन्होंने वर्डिंग यूज़ की है, क्या क्या जो है वो बताया गया। तो सबसे पहले जो आज हम लोगों ने ब्रांच मेरा बेटा डिस्कस की है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास स्टडी है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में, काम करने में, प्रॉपर फंक्शनिंग में जो भी मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कि जहाँ जहाँ हमारे बायोमोलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, बन रहे हैं। डेवलप्ड ड्रग्स, जैसे हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच थी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग, जब एग की मिल रहा है स्पर्म के साथ, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। तो एम्ब्रियोलॉजी में मेन हमारा फोकस हमारे पास किस हिसाब से आ जाता है, डेवलपमेंट के, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्थ डिफेक्ट, जो पैदाइशी बीमारियां बच्चों के अंदर आती हैं। और जब हमें बीमारियों का पता चल जाता है तो उनके हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके इलाज हम लोग देखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जीन्स के हवाले से था कि जीन हमारा यूनिट है, वो हमारी बॉडी का, जो हमारे वालिदैन की इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर लेके आता है। तो वही हम लोगों ने स्टडी करना है, द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इससे मेन हमारा फोकस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के ट्रांसफ़र के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जीन्स के अंदर मसले मसाइल की वजह से हमारी बॉडी में आपके पास बीमारियां पैदा हो रही हैं। और साथ हम लोग डेवलप करते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि ऑर्गेनिज्म के हम नए इस तरह की टाइप्स या पौधों की इस तरह की टाइप्स हम कैसे बना सकते जिनसे हमें ज़्यादा खुराक मिले, ज़्यादा दूध मिले, ज़्यादा अंडे मिले, वो हम लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं। देन हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी हम लोगों ने कहा था स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो आगे हमारा साइड ब्लॉक है उसमें हमारे पास फॉसिल्स की डेफिनेशन मौजूद है और एक MCQ वाइज हमारे पॉइंट मौजूद है, उसको आप रीड कर लीजिएगा।
तो फॉसिल की स्टडी से हमें क्या पता चलता है, ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि ऑर्गेनिज्म बना कैसे, कितने साल जो है वो पुराना हमारे पास है। देन हमारे पास आ जाती है टेक्सोनमी, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे, सिमिलर पॉइंट्स को ज़हन में रखें और डिफरेंट पॉइंट को ज़हन में रखें। इसका फ़ायदा हमें क्या पता है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि कितनी तरह की वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर जो है वो बनाई है, कितनी तरह के पौधे, जानवर, बैक्टीरिया या बाकी अल्लाह ताला की मखलूक कितनी मिकदार के अंदर जो है वो मौजूद है। तो अगर इस हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं।